क्या अगर मैं आपको कहूं कि आप खुद से कुछ इस तरीके का ड्रोन बना सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं इट इज सुपर सिंपल। ये इतना भी टफ नहीं है कि जितना आप सोचते हैं। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब इस वीडियो में इन डेप्थ जाने से पहले चलिए इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे आपको इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाए। बात करते हैं एफवीपी ड्रोन्स के बारे में। तो ये आखिर होते क्या है? एफवीपी का फुल फॉर्म है फर्स्ट पर्सन व्यू। इन शॉर्ट कहे तो अगर कोई ड्रोन है जिसके आगे एक कैमरा लगा है, तो आप उस कैमरा को किसी गॉगल से या किसी मॉनिटर स्क्रीन पे जब वो फ्लाई करता है तब उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इसमें क्या इसको आंखों पे लगा के उड़ाते हैं ऐसे ना? नाइस। तो आपको देखेगा कि ड्रोन क्या देख रहा है, आपको वो देखेगा। हाँ। कैसा रहा? अरे मजे आ गया यार। मतलब अगर कोई हाई हो ना थोड़ा और उसको चलवा दो, ये वो कहेगा सबसे सस्ता नशा यही है। तो उन ड्रोन्स को कहते हैं एफपीवी ड्रोन्स। कई जगह पे आरपीवी टर्म भी यूज होता है जिसका नाम है रिमोट पर्सन व्यू। अगर इंटरनेट पे आपको कहीं पे आरपीवी दिखे या एफपीवी दिखे तो दोनों एक ही चीज है। ज्यादातर एफपीवी ही यूज होता है। तो इस वीडियो में हम एफपीवी ड्रोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। पर अगर आपको नॉर्मल ड्रोन भी अगर एटलीस्ट बनाना है तो आपको सिर्फ कुछ पार्ट्स रिमूव कर देने होंगे, जैसे कि कैमरा है, वीटीएक्स है। अभी हम आगे बात करेंगे ये सब के बारे में। पर अगर आप एफपीवी बना सकते हो तो मतलब नॉर्मल ड्रोन तो बना ही सकते हो। तो इस वीडियो को हम पार्ट्स विद वर्किंग एंड डिजाइन की तरह देखेंगे, जिसमें हम इसके बारे में थियोरेटिकली जानेंगे। पर ये वीडियो इतनी पावरफुल होगी कि आप इसे देख के प्रैक्टिकल तक परफॉर्म कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली ड्रोन भी बना सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि पार्ट्स विद वर्किंग एंड डिजाइन, पार्ट्स को हम डिजाइन की तरह अटैच करते जाएंगे और उसके वर्किंग को भी साथ में देखते जाएंगे। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम्स के बारे में। तो विच इज द बेस ऑफ द ड्रोन। जब भी कोई ड्रोन क्रैश होता है उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। एक है उसकी डिजाइन, किस तरह से वो डिजाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ड्रोन के नीचे की साइड में बैटरी लगा देता हूँ तो ऑब्वियसली जब वो क्रैश होगा तो बैटरी बुरी तरह डैमेज होंगी। और दूसरी चीज जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो है उसका मटीरियल, यानी कि कितना ड्यूरेबल है, कितना जर्क एब्जॉर्प्शन रेट है उसका। इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। मटेरियल्स में अगर बात करें तो जो बड़े या फिर मीडियम साइज ड्रोन होते हैं उसमें कार्बन फाइबर यूज होता है। मार्केट में काफी सारे इसके अल्टरनेटिव भी है, पर मोस्ट कॉमनली कार्बन फाइबर ही यूज होता है। और बात करें मिनी या माइक्रो ड्रोन की, तो अगेन इसमें प्लास्टिक यूज होता है। मोस्ट कॉमनली प्लास्टिक यूज होता है विच इज सुपर लाइट वेट और काफी ड्यूरेबल भी होता है। तो ये जो ड्रोन है वो है मिनी यूएफओ ऑटो फ्लाइंग ड्रोन। हाँ, ऑटोमेटिकली फ्लाई करता है और मैं इसे टॉय की कैटेगरी में ही डालूंगा क्योंकि इसका और कोई यूज भी नहीं है। अगर आपको फिर भी देखना है ये कैसे काम करता है तो आप मेरी ये आई बटन पे जो शो हो रही है वो वाली वीडियो देख सकते हैं। राइट, इसे सिर्फ थ्रो कर देते हैं। ऐसे काम करता है। अब स्क्रीन पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह का ड्रोन हम बनाने जा रहे हैं। तो हमने इस फ्रेम के बारे में बात ऑलरेडी कर ली है कि एक ड्रोन की शुरुआत एक फ्रेम से होती है, यानी कि एक बेस से होती है। अगर कोई कार्डबोर्ड से जुगाड़ लगाने की सोच रहा है तो मैं इन शॉर्ट में खत्म करना चाहूंगा कि भैया रहने ही दो, क्योंकि ये खिलौने से भी बदतर होगा और जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो इसीलिए अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको काफी अलग अलग टाइप्स की फ्रेम्स मिल जाएगी। हाँ, महंगी होगी पर काफी टिकाऊ होगी। तो आगे बढ़ते हैं मोटर की तरफ। तो वैसे तो मोटर बहुत ही कॉमन टर्म है, काफी लोगों को पता ही होगा, पर अगर फिर भी किसी को आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं। ड्रोन में जो मोटर का काम होता है वो है पंखे को घुमाना। आपके घर में भी अगर एक पंखा है तो वो मोटर से घूमता है। तो अब मैंने 4 मोटर्स को चारों कॉर्नर पे लगा दिया है, क्योंकि इसीलिए इसे क्वाडकॉप्टर भी कहते हैं। तो फिलहाल हम टॉप व्यू को कंसीडर करते हुए पूरा डायग्राम बनाएंगे, पर हकीकत में अगर हम मोटर को देखें तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, जिसमें ये जो रॉड है वो स्पिन करेगी। पर अगर हम टॉप व्यू से देखें तो हमें ये रॉड एक पॉइंट जैसी दिखेगी। तो जैसे कि हमने पंखे की बात कर ली है तो हम मोटर के ऊपर पंखे लगा देते हैं। तो इसके बाद हम धीरे धीरे सर्किट की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उसके पहले हम इस पंखे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पंखे को यूजुअली हम इसे पंखा नहीं कहेंगे, इसे प्रॉप्स कहते हैं, या फिर मोस्टली कहे तो इसे प्रोपेलर्स कहते हैं।
तो इन प्रोपेलर्स को हम मोटर की रॉड पे लगा के इसके नट बोल्ट टाइट कर देते हैं। तो आपको प्रोपेलर्स तक तो पूरा समझ आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं पीडीबी की तरफ। आप सोच रहे होंगे पीडीबी क्या है, ये कैसी सर्किट है? तो पीडीबी का पूरा नाम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब अगर आप सोच रहे होंगे ये सर्किट कहाँ से आई, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में ऐसी अवेलेबल होती है और सारी जगह पे यही यूज होती है। पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि हर एक पीडीबी में बेसिक फीचर्स सेम ही होंगे, पर जो डिजाइन होती है उसकी वेरी करेगी। तो इस वीडियो में मैं जिस पीडीबी का यूज कर रहा हूँ उसका नाम है पीडीबी XPW, या फिर मैं लिंक पे सोच रहा हूँ दे ही दूंगा शायद। अब नाम से पता चल ही जाता होगा कि पीडीबी यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम कुछ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। किसे अभी हम आगे देखेंगे, अभी के लिए बस इतना मान के चलिए कि इसका काम है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे, जिसे ESC भी कहा जाता है। तो इस ESC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। अगेन नाम से पता चल गया होगा कि इसका काम है स्पीड को कंट्रोल करना। किसकी स्पीड? तो मोटर की स्पीड या फिर प्रोपेलर के घूमने की स्पीड कह सकते हैं। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ESC थ्रू मोटर तक पावर पहुंचेगा और उस मेंटेन स्पीड में पावर को यूज करते हुए प्रोपेलर्स मूव करेंगे। अब ESC के कनेक्शन को देखने से पहले प्रोपेलर्स के मूवमेंट को स्टडी करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि प्रोपेलर्स कैसे मूव करते हैं। तो प्रोपेलर्स कुछ इस तरीके से रोटेट करते हैं। इधर ग्रीन कलर डिनोट करता है क्लॉकवाइज रोटेशन और लाल कलर का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इन ड्रोन्स में ऑपोजिट साइड जो प्रोपेलर्स का रोटेशन होता है वो है सेम, फिर चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, और जो आमने सामने जो रोटेशन होता है वो है ऑपोजिट, यानी कि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। पर अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ चुका है कि जो 4 मोटर है उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन करना है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्योंकि सारी मोटर्स तो सेम ही होंगी ना। तो इसीलिए हम ESC के कनेक्शन को समझते हैं। अब ESC के कनेक्शन में 2 साइड है, एक है ESC टू PDB और दूसरी ESC टू मोटर। तो सबसे पहले बात करें ESC टू PDB कनेक्शन की, तो उसमें ESC का रेड वायर PDB के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड होता है और ESC का ब्लैक वायर PDB के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड होता है। कैसे पता चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल? तो इधर जो प्लस लिखा है उसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस लिखा है उसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद बीच में जो वायर कनेक्टेड है वो सिग्नल का वायर है। कई बार ये वायर व्हाइट कलर का होता है, कई बार येलो कलर का होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ESC ले रहे हैं। पर इन शॉर्ट कहे तो रेड और ब्लैक के अलावा जो तीसरा वायर होगा वो सिग्नल्स का वायर है। तो ये तो हमने एक ESC के लिए देखा। इसी तरह चारों ESC में सेम कनेक्शन फॉलो होगा, पर जो रोटेशन पहचानने का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करेगा ESC टू मोटर कनेक्शन। कैसे? तो जिन 2 अपोजिट जगह पे हम क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं वहां पे ESC टू मोटर कनेक्शन में जो वायर्स है वो पैरेलली जॉइंट होंगे, पर उसके अलावा जिन 2 जगह पे हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बनाना है वहां पे 2 वायर्स क्रॉस हो जाएंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो अभी हम BEC थ्रू बैटरी को PDB के साथ अटैच करेंगे। तो BEC को PDB के साथ अटैच करने के लिए उसे सिर्फ उस पर रख के नीचे से शोल्डर कर देना होगा। तो बेसिकली BEC यानी बैटरी इम्यूलेटर सर्किट का काम है कि बिना मल्टीपल बैटरी यूज किए हम पावर को दूसरी सर्किट तक डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप पॉजिटिव नेगेटिव को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि PDB में प्लस की ओर बैटरी का रेड वायर जा रहा है और माइनस की ओर यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की ओर ब्लैक वायर जा रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्लाइट कंट्रोलर की तरफ। तो ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है। पहले तो फ्लाइट कंट्रोलर को शॉर्ट फॉर्म में FCB कहा जाता है। इसे पूरे ड्रोन का बहुत ही मेन पार्ट कहा जाता है। मतलब जैसे कंप्यूटर में CPU होता है जिसे कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसी तरह ड्रोन का ब्रेन फ्लाइट कंट्रोलर होता है। अभी अगर आप इसके कनेक्शन में देखोगे तो इधर लिखा है 2S1, 2S2, 2S3 ऐसे करके लिखा है। क्योंकि जगह कम थी इसलिए मैं वायर को एक्सटेंड कर नहीं पाया, पर इसका मतलब कि ये इनडायरेक्टली अटैच हुए हैं PDB के इस पोर्शन पे। इधर लिखा है S1, S2, S3, S4, तो ये सारी जगह पे ये वायर्स कनेक्ट होंगे। तो इससे आपको साफ साफ दिखता है कि जो ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, ये सारे सिग्नल्स के वायर हैं जो इनडायरेक्टली स्पीड कंट्रोलर के थ्रू आते हैं। तो अगर सोचे कि ऐसा तो क्या कनेक्शन है स्पीड कंट्रोलर और फ्लाइट कंट्रोलर के बीच कि इन दोनों को जोड़ने की जरूरत पड़ी,
तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। जब भी आप रिमोट में ड्रोन को उड़ाते वक्त अंदर मूवमेंट्स करते हैं तब उस मूवमेंट्स का पूरा डेटा फ्लाइट कंट्रोलर में स्टोर होता है। मतलब कि फ्लाइट कंट्रोलर में ड्रोन की पूरी फंक्शनिंग की हुई होती है। तो जब भी मैं रिमोट में ड्रोन को आगे ले जाने की मूवमेंट करता हूँ तब ये फ्लाइट कंट्रोलर के प्रोग्राम के मुताबिक मोटर की स्पीड को स्पीड कंट्रोलर से ऐसे एडजस्ट करेगा कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे जिस तरह का इनपुट रिमोट से आया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बाकी के कनेक्शन की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं और मैं इसमें ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऐसे भी ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। जैसे कि इधर बैटरी वोल्टेज लिखा है तो फ्लाइट कंट्रोलर को कहीं से तो पावर लेना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उसे पीडीबी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो अभी तक हमने नॉर्मल ड्रोन आर्किटेक्चर के बारे में देखा जो यूज होता है एक नॉर्मल ड्रोन को फ्लाई करने के लिए। अब हम इसमें फर्स्ट पर्सपेक्टिव विजन ऐड ऑन करेंगे जैसे कि कैमरास है और वो सब। तो अब फर्स्ट पर्सन फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हम एक कैमरा का यूज करेंगे, पर इस ड्रोन पे सिर्फ एक कैमरा रख देने से हम इसे यूज कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए इन कैमरा के सिग्नल्स को सेंड करने के लिए हम VTX का यूज करते हैं। VTX का मतलब है वीडियो ट्रांसमीटर, जिसका यूज करके हम कैमरा की लाइव रिकॉर्डिंग को किसी भी गॉगल या स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। मैं जिस कैमरा का यूज कर रहा हूँ वो 5 वोल्ट का है और जो VTX है वो 12 वोल्ट का है। तो इधर इस PDB में 5 वोल्ट वाले वायर कैमरा तक जा रहे हैं और 12 वोल्ट वाले वायर VTX तक जा रहे हैं। तो ये था PDB टू कैमरा और PDB टू VTX कनेक्शन। पर हमें अब लिंक बनानी है कैमरा और VTX के बीच। तो इसी के लिए जो येलो वायर शो हो रहा है वो सिग्नल का वायर है, तो वो कैमरा और VTX के बीच कनेक्शन बनाएगा। अब इधर PDB में से जो रेड वायर निकल के आता है वो कनेक्ट होगा कैमरा के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो ग्राउंड से निकल के आएगा इधर G लिखा है यानी कि ग्राउंड से, वो ब्लैक वायर कनेक्ट होगा कैमरा के नेगेटिव टर्मिनल से। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कई बार डिपेंड करता है PDB की डिजाइन पे, तो इधर हमें कैमरा और VTX के लिए सिग्नल्स का कनेक्शन नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने कैमरा और VTX के सिग्नल के वायर को डायरेक्टली कनेक्ट किया। पर कई बार कई PDB में हमें कैमरा और VTX के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं जहां से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और सिग्नल के वायर को डायरेक्टली PDB से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सपेंस के बारे में कि ये सारे चीज़ हमें कॉस्ट कितने में आएंगी। तो सिर्फ पार्ट्स के बारे में बात करूँ तो मिनिमम 20 to 25,000 मान के चल ही सकते हैं कि इतना तो लगेगा ही लगेगा। और अगर आप कंप्लीट बिगिनर है तो सारे इक्विपमेंट जैसे कि शोल्डरिंग मशीन हो गया या फिर और भी कई सारे इक्विपमेंट्स, उसके लिए आपको डेडिकेटेड मतलब 35,000 तो लगेंगे ही लगेंगे एक कंप्लीट वर्किंग ड्रोन के बारे में सब कुछ इंक्लूड करके। हाँ, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर इसके बाद आप कह सकते हैं कि आपने इसकी ओनरशिप ले लिया और आप इसे अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो आप इसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर अगर आपको फिर भी स्टार्ट करना है तो मैं प्रेफर करूंगा आप एक रेडियो रिमोट ले सबसे पहले, जो अराउंड 5 से 7 हज़ार में आ जाएगा, और उसे आप यूज करके अपने कंप्यूटर में सिमुलेशन आते हैं जहाँ पे एक आपको ड्रोन प्रोवाइडेड होता है या फिर काफ़ी सारे बिल्डिंग्स होते हैं या फिर कोई भी मैप आप चूज कर सकते हैं और वहाँ पे आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए जो रियल रिमोट है उसे लेके। तो उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट आता है या फिर अगर आप बिना क्रैश किए उसे उड़ा लेते हैं तो आप आगे टॉय ड्रोन से शुरुआत कर सकते हैं। बाद में आप एक एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सिमुलेशन में अच्छी तरह से अगर ड्रोन को उड़ा लेते हैं तो आप बाद में उसे उड़ा ही लेंगे मतलब उड़ा ही नहीं, अच्छी तरह से बिना क्रैश किए उड़ा ही लेंगे। आई होप आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। मे बी इन फ्यूचर मैं इसकी प्रैक्टिकल वीडियो बना दूँ, पर अभी के लिए मैं जेन्युइनली खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं इतने थाउजेंड्स में अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर फ्यूचर में इनकेस हमारी चैनल मिलियंस में चली जाए तो शायद आपको ये वीडियो देखने को मिल सकती है।